ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सभी को अभी संपन्न छठ पूजा, उसके पहले दीपावली और उसके पहले दशहरा जो कुछ दिनों में ही हुए हैं, उन सब की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा विषय भी कुछ वैसा ही है, त्योहारों के बाद मेलजोल की परंपरा। भारत देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न उपजातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, यानी ये जो इसको हम लोग बोलते हैं भिन्नता में एकता, यूनिटी इन डिस्पैरिटी। माने डिस्पैरिटी है, अलग अलग है, सब जात अलग है, उपजातियां अलग है, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, बोलियां अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हम एक देश के लोग हैं, एक नागरिक हैं। और ठीक इसी स्पिरिट के साथ ही हमारे जो त्योहार होते हैं, कहते हैं कि धर्म अपना अपना, त्योहार सबका, उत्सव सबका। यानी हर व्यक्ति का अपना धर्म है, उसकी अपनी अनुशासन है धर्म का, लेकिन त्योहार जो मनाया जाता है, उत्सव जो मनाया जाता है, वो सबके लिए होता है। उसमें कोई धार्मिक बाधाएं नहीं होती, उसमें कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें कोई धार्मिक बंटवारा नहीं होता। अगर हम ईद को लें तो ईद के में भी अन्य धार्मिक संप्रदाय के लोग हमेशा शामिल होते रहे हैं। मुहर्रम जैसे उनके पर्व में उनमें भी ताजिए के नीचे हमको याद है बचपन में हम लोग भी निकलते थे। उसी प्रकार हमारे हिंदू त्योहारों में होली, दिवाली, दशहरा में आपस में मिलने की एक परंपरा है, जो एक दूसरे के घर जाकर के अभिवादन करना। उसी प्रकार अन्य समाज जातियों में भी ये परंपराएं चली आ रही हैं। इसके पीछे क्या इतिहास रहा है मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे भारतीय समाज के घट-घट में बस गया है। ये पहले तो एक ग्रामीण समाज था हमारा, अब तो शहरों में भी काफी बड़ी संख्या में लोग रहने लग गए। लेकिन पहले जो ग्रामीण में तो सब गांव में ऐसे ही मिलते थे। फिर ये मिलने जुलने की परंपरा क्यों हुई, इसका अवश्य कोई बहुत ही सात्विक कारण रहा होगा। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारे यहाँ जैसे किसान हैं, तो किसान में भी विभिन्न जातियों के लोग थे, विभिन्न बोलियों के लोग थे, भाषाओं के लोग थे, सबके अपने अपने हित थे। किसी का खेत 10 किलोमीटर दूर गांव से, किसी का खेत 20 किलोमीटर दूर, किसी का, तो उनमें भी आप त्योहार के बाद वो मिलजुल करके त्योहार को मनाने की उनकी मनसा रहती थी। एक दूसरे को खुशियां बांटने की मनसा रहती थी। एक बहुत स्वस्थ परंपरा हमारे देश में थी। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जब से शहरीकरण हुआ है, या कह सकते हैं जब से व्यवसायीकरण हुआ है, तब से ये परंपराएं धूमिल होती जा रही हैं। हर व्यक्ति महसूस करता है। अभी भी दिवाली का त्योहार बीता है। मुझे याद है कि दिवाली के बाद पहले, आज से 50-60 साल पहले, जितने प्रीति सम्मेलन होते थे, मैंने 15-20 दिन तक लगातार, और एक एक दिन में 8-8, 10-10 प्रीति सम्मेलन अलग अलग जातियों के, जो राजस्थान से जो लोग आए, जहाँ से आए हैं, वहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं, उसको हम लोग प्रवासी बोलते हैं, उनके आपस के होते हैं। वो में कमी आई है पहले से, अब उतने नहीं होते, और जो होते हैं वो भी उतना उत्साह नहीं देखा जाता है जितना कि पहले था। तो आज ही इसी बात की विवेचना करेंगे कि त्योहारों के बाद या उत्सवों के बाद मेलजोल की परंपरा आज क्यों प्रासंगिक है, क्यों होना चाहिए। मेलजोल की जो परंपरा हमारे समाज ने रखी थी, आज कमजोर हुई है, उसको वापस सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये क्यों जरूरी है, हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है, इन सब पर बातचीत करेंगे। और ये अगर इनमें कमी आई है तो क्यों कमी आई है, इस पर हम विवेचना करेंगे बड़े संक्षेप में। और इसके लिए हमने 4 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को, कलकत्ता महानगर के 4 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। ये अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग वृत्तियों से हैं। ये आप हमें बताएंगे इनका अपना क्या अनुभव है। मैं सबसे पहले आपसे उनको रूबरू करूं, आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाईं ओर बैठे श्री पुरुषोत्तम तिवारी पत्रकार हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उनके पास ही बैठे श्री तरुण सेठिया, जो जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जो जैन समाज की एक वृहत महासभा है, उसके
पूर्व महामंत्री हैं और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी एडवाइजरी कमेटी में है और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके पास बैठे से अविनाश कुमार गुप्ता, ये भारत स्काउट एंड गाइड्स के जिला मुख्य आयुक्त हैं, लेकिन विश्वदानंद हॉस्पिटल आदि अनेक सामाजिक संस्थाओं से और चिकित्सक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सक्रिय हैं वहाँ पर। और अंत में बैठी है डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा, जो एक प्राध्यापिका, जानी मानी प्राध्यापिका है भवानीपुर कॉलेज की, लेकिन ब्राह्मण समाज की बहुत सी संस्थाओं से ये संबद्ध है। आइए हम में बात की श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी से करते हैं। पुरुषोत्तम तिवारी जी, जैसा मैंने बताया, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे मेल जोल, इंडिविजुअली भी, ऐसे भी साल भर मिलने जुलना, सबके बारे में खबर लेना, सबको खबर देना, इस तरह की परंपरा उनकी अपनी व्यक्तिगत रही है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मेलजोल की परंपरा क्यों शुरू हुई? पहले तो गांव में लोग ऐसे ही मिलते जुलते थे, सभी तो गांव में रहते थे, तो फिर ये मेलजोल की, उसके बावजूद, मिलने के बावजूद क्यों शुरू हुई परंपरा है? और आज ये स्थिति कहाँ पर है? आज हम लोग शहर में बैठ गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव से शहर की ओर आए किसी भी वजह से, फिर भी इस परंपरा को क्यों लोग जीवित रखना चाहते हैं? और इसमें अगर थोड़ा सा कुछ कमजोरी आई है, धूमिल हुआ, तो उसकी क्या वजह है? वापस कैसे उसको मजबूत किया? लेकिन तिवारी, बहुत संक्षेप में। पुरुषोत्तम तिवारी जी, सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को दीपावली, छठ की जो हार्दिक शुभकामनाएं। नेवा जी ने जैसा जो प्रासंगिक सवाल उठाया है कि दिवाली प्रीत सम्मेलन आज की प्रासंगिकता आज क्यों है, मेरी दृष्टि में आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज लोग समाज से दूर हो गए हैं, अपने परिवार से भी दूर हो गए, सच्चाई यही है। ऐसे में प्रीत सम्मेलन का आयोजन एक सार्थक कदम है। अगर इस तरह के सम्मेलन न होते तो हम एक दूसरे को आसानी से, एक दूसरे से परिचित क्या न होते। मेरा जो मानना है कि सोशल मीडिया के जब माध्यम में लोग अपने आप को व्यस्त हो गए हैं, संयुक्त परिवार का बिखराव भी इसका मुख्य कारण है, और हम एक दूसरे से कटे लगते हैं। ऐसे में जो पर्व आनंद का विषय है और हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम आनंद स्वरूप के अंश ही हैं, तो अपने मूल स्वरूप आनंद को पाने के लिए हम लोग दीपावली हो, होली हो आदि पर्व के माध्यम से हम आनंद को खोजते हैं। कहीं न कहीं हम अपने मूल आनंद स्वरूप से भटक गए हैं। कारण यह है कि आज का जो मनुष्य है अपने आप में व्यस्त हो गया है। यह दुर्भाग्य है कि हम अपने ही परिवार से कट रहे हैं। ऐसे में प्रीत सम्मेलन का आयोजन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने समाज से कट जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्राय मैं कलकत्ते में लगभग 35 वर्षों से रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न सामाजिक संगठन के जो लोग, कोई भी पर्व होता है उसके बाद आपस में प्रीत सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इसी बहाने अपने समाज से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग करते हैं, ताकि कि नई पीढ़ी जो है अपने सामाजिक मूल्यों से परिचित हो सके और सांस्कृतिक मूल्यों से भी परिचित हो सके। साथ ही जो पुरानी पीढ़ी के जो लोगों से जो नई पीढ़ी के लोग हैं आपस में मिलना जुलना हो जाए। आपस में मिलने जुलने से कई तरह के लाभ होते हैं। पहला कि एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरा क्या व्यवसायिक भी लाभ होता है, तीसरा क्या सामाजिक और सांस्कृतिक भी लाभ होता है, और ये एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत क्या आवश्यक है। कोई भी समाज या व्यक्ति का तभी सामूहिक विकास होता है जब वो एक दूसरे को जाने पहचाने। और प्रीत सम्मेलन का आयोजन इस तरह का आयोजन है कि जब हम एक दूसरे को दिल खोल कर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से क्या परिचित होते हैं। तो सदियों से ही पर्व के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलने जुलने की परंपरा क्या आती रही है। हो सकता है कि समय के साथ कुछ गिरावट क्या आई हो, लेकिन निसंदेह गिरावट आई है, ये सोचने की बात है। लेकिन इस तरह के आयोजन होने से हम अपने ये गिरावट से हम बच सकते हैं। और जो समाज या व्यक्ति ऐसे सम्मेलनों से दूर होगा, आपस में एक दूसरे से क्या लोग नहीं मिलेंगे, तो एक दूसरे से कटते रहेंगे और हमारे व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए और देश के लिए घातक होगा।
तिवारी जी ने संक्षेप में बहुत सी बातें बताई हमें। उन्होंने बताया कि आज का व्यक्ति समाज से और अब यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूर हो गया। परिवार भी अब छोटे होने लग गए, संयुक्त परिवार बिखर गया है। तो आदमी भले ही किसी वजह से उसका कोई कारण ना हो, गाँव के शहरों में जगह की भी कमी होती है। ये गांव नहीं है कि साहब आप पूरा पुश्तैनी मकान है तो सभी पर रह रहे हैं। अब शहर के अंदर में जगह की कमी है तो परिवार दो भाई दो अलग अलग रहने लगे, लेकिन उनमें मिलना जुलने की आपस में मन में रहता है। उनकी आवश्यकता भी होती है, ये सिर्फ मन की बात नहीं है, एक आवश्यकता भी है। क्योंकि व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है, उसकी आवश्यकताएं भी होती है कि वो लोगों से मिले और आदान प्रदान करे, वो चाहे वैचारिक आदान प्रदान हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो। तो इस प्रकार और सांस्कृतिक कार्यक्रम अब होने लग गए हैं। उसके जरिए जो सांस्कृतिक हमारी प्रगति उन्नति है वो भी हो रही है। हमें एक सांस्कृतिक मानसिकता, एक हम लोग में क्लासिकल मानसिकता भी ग्रो की है। इससे व्यवसायिक लाभ भी होते हैं और इससे सामाजिक सांस्कृतिक लाभ भी हमको मिलते हैं आदि आदि। इन सबसे यही कारण है कि ये परंपराएं जो है मिलने जुलने की ये हो रही हैं और ये बढ़ रही हैं, और उनमें कुछ कमजोरियां आई हैं जिस पर भी हम बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं तरुण सेठिया जी से। तरुण सेठिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि जितने हमारे समाज हैं, चाहे वो हिंदू सनातनी समाज हो, चाहे आपका जैन समाज हो, सब समाज है, चाहे कैसा भी समाज हो, कोई एकांगी नहीं है। हर जगह एक मिलना जुलने का एक रहता है, एक स्पेस बना के रखते हैं। तो हम आज के में जो कमजोरियां आ रही हैं, इसके भी क्या कारण हो सकते हैं? या ऐसा भी हम महसूस करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से कि कोई भी चीज जब होती शुरू तो बाद में एक स्पेस बनाने लग जाती है। वो नदी भी जो है वो तट को काटने लग जाती है, तो उसका एक स्पेस बनता है वो। तो अगर स्पेस नहीं बनेगा तो नई चीज नहीं आएगी उसमें। हो सकता है उसकी वजह से भी आज जो कमजोरी आई है कुछ इसलिए भी आई है जिससे कि कुछ नई चीजें उसके अंदर आ सके। क्योंकि हर जगह पहले 50 साल पहले भी कुछ अपने ढंग की कमजोरियां थी, जिसकी वजह से स्पेस बना। तो स्पेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अभी हमने कहा, पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, अब होने लगे। एक हुई ना वो स्पेस बना, जगह खाली हुई, तो अब हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो। सेठिया जी, जो प्रीति सम्मेलन का आयोजन होता है वो एक सशक्त माध्यम है आपसी मेलजोल की वृद्धि के लिए। जैसे हमारे कलकत्ता में हम देखते हैं होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर हमारे जो राजस्थान के विभिन्न जो प्रवासी संगठन हैं सब अपने अपने प्रवासी बंधुओं का और परिवारों का मिलन समारोह आयोजित करते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इसमें युवा वर्ग की थोड़ी सी अभिरुचि कम है और इतना उत्साह नहीं है। और तो धीरे धीरे होली पे तो अभी भी काफी हो रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगा कि दिवाली पे बहुत कम आयोजन हो रहे हैं। इनके स्वरूप के ऊपर भी कुछ चिंतन की आवश्यकता हो सकती है ताकि इनमें लोगों की रुचि बनी रहे। जैसे हमारे जैन समाज की एक संस्था है साउथ कलकत्ता तेरापंथी सभा, तो उसका अभी जो दिवाली का जो प्रीति सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें उन्होंने उसको अंताक्षरी से जोड़ दिया, तो उसमें युवा वर्ग का बहुत उत्साह बढ़ गया और वो कार्यक्रम काफी सफल रहा। एक हमारे स्थानकवासी जैन समाज का एक प्रमुख संगठन है स्थानकवासी जैन सभा, जिसका नेतृत्व हमारे सरदार मिल जी साहब कांकरिया आदि करते हैं, जो एक बहुत हमारे जैन समाज के एक विशिष्ट सामाजिक शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कार्यरत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। तो स्थानकवासी समाज प्रत्येक वर्ष नए वर्ष के आसपास एक प्रीति सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें काफी उनके जो भी जुड़े हुए सदस्य हैं, डोनर्स हैं या जैन समाज के अन्य व्यक्ति हैं, सभी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। तो वो उसमें उनका ये है कि सबको आमंत्रित करते हैं, लेकिन एकदम बड़ा सादगीपूर्ण आयोजन करते हैं। उनकी सीमा बनी हुई है कि हम 11 व्यंजन से अधिक नहीं करेंगे, और वो उसको बहुत सुंदर तरीके से करते हैं और उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज का जो जमाना है दिखावे का, फिजूल खर्ची का, उस परिप्रेक्ष्य में वो आयोजन अपने आप में एक बड़ा एक सुंदर और सरस आयोजन होता है और उसमें लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। तो इस प्रकार चिंतन और परिवर्तन की आवश्यकता हर क्षेत्र में रहती है, और आज का जमाना तो परिवर्तन का है। समय के साथ हम बदलें
और जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। तो चाहे उद्योग, व्यापार, घर गृहस्थी, सब जगह नया चिंतन आ रहा है, तो हमें भी नया चिंतन का द्वार खुला रखना चाहिए। और इस प्रकार के प्रीति सम्मेलन अवश्य बहुत उपयोगी हैं, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बताया। तो उन्हें हमें रोचक बनाएं और उनके साथ अधिकाधिक हमारे जो भी बंधु हैं जुड़े, तो उससे वो कार्यक्रम एक अपने आप में एक सार्थक रूप ले सकता है। श्री तरुण सेठिया जी ने पुरुषोत्तम तिवारी जी की बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बड़ा सशक्त माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और युवा वर्ग की रुचि थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसा महसूस किया लोगों ने कि युवा वर्ग की रुचि कम हो रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये भी एक सकारात्मक। मैंने पहले बताया था कि जब तक कोई स्पेस खाली नहीं होगा तब तक नई चीजें नहीं आती हैं। तो युवकों में जब रुचि कम हुई तो एक स्पेस खाली हो गया। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक संस्था है जो अंताक्षरी करवाने लग गई। हमारे एक दो जगह और भी देखा मैंने, हमारे भी एक नौर वालों की संस्था, उसमें भी वो मिस्टर बैद जो है आपके, उनके अंताक्षरी करवाई थी हम लोगों ने। तो उससे क्या हमारा वैचारिक चीज़ें भी बढ़ती हैं, शब्दकोश भी हमारे तैयार होते हैं, हम कविताएं, कहानी, साहित्य भी, और हमारे साहित्यिक जो प्रवृत्ति है वो भी मजबूत होती है। तो ये इस तरह की होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि पहले लोग मिलने जुलने का मतलब होता है लोग घरों में, एक दूसरे के घर में जाना। आपके घर में चले गए, मैं आपके मेरे घर में आ गए, बड़ों के घर में गए, पीछे आए, तो लोग मिलने जो। उसके बाद उसको एक वृहद रूप किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, कुछ न कुछ हो रहा चाहिए। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, उनमें सांस्कृतिक अभिरुचि शुरू हुई, तो उनका एक मंच चाहिए। सारे तो प्रोफेसर बड़ी बड़ी संस्थाओं में नहीं हो सकता। हमारा छोटा बच्चा सीख रहा है तो वो अपने पारिवारिक आयोजनों में, सामाजिक में छोटा बड़ा बच्चे भी कार्यक्रम कर देते हैं, तो एक स्पेस बना। आज वही बच्चे वहां से सीख करके बड़े कलाकार भी बन जाते हैं, ये भी एक हुआ है। तो ये चीजें होती हैं और परिवर्तन की हमेशा आवश्यकता रहती है। तिवारी जी ने कहा दुनिया में परिवर्तन ही है जो शाश्वत है, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। परिवर्तन हम स्थायी हमेशा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इनका कहना तरुण सेठिया जी है। चिंतन और परिवर्तन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने। इस प्रकार हमने तिवारी से बात की, तरुण सेठिया जी से बात की, हमारे अन्य दो प्रतिभागियों से भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं, पर चर्चा करें त्योहारों के बाद मेल जोल की परंपरा। ये क्यों शुरू हुई, इसमें क्या कमजोरियां आई, क्या बुराइयां आई, क्या विकार आए, उनको कैसे ठीक किया गया, ये क्यों आवश्यक है, इन सब पर बातचीत की हमने। आज क्या स्थिति है, इन सब पर हम बातचीत कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं श्री अविनाश कुमार गुप्ता जी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो भारत स्काउट एंड गाइड के जिला आयुक्त हैं। यानी एक बहुत बड़ी समाज, एक जीवन में अनुशासन के लिए बना हुआ एक संगठन है, जिसके माध्यम से लोग अनुशासन की सीख सीखते, जो बहुत जरूरी है। और ये खुद भी सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक संस्थाओं जुड़े हुए हैं। मूलतः बिहार के हैं, कलकत्ते में बस गए हैं। तो दो संस्कृतियां इनमें प्रवाहित है। बिहार की संस्कृति, इसकी छठ पूजा का बहुत बड़ा त्यौहार भी मनाया गया, और बंगाल में चूंकि इनका कर्म क्षेत्र है, तो एक दोनों का संगम है। अविनाश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये सब हमने बात की कि कैसे हुई, क्यों हुई, फिर कैसे कमजोर हो रही है, फिर कैसे उसका परिवर्तन हो रहा है। कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत कमजोर हो गई हैं समय के साथ साथ, लेकिन उसकी आवश्यकता कम नहीं हुई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया गया, तो हमसे बातचीत भी कुछ लोगों की। तो मैंने कहा बहुत कमजोरियां हैं, पिछले कई वर्षों में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पा रहा है। वो मूकदर्शी बन गया है। जो कि बनाया गया था दुनिया के में अमन चमन हो, दुनिया में शांति हो, विकास हो, दुनिया के जो विभिन्न समस्याएं जो देश नहीं अपने आप में सुलझा नहीं सकता, उनको ये यूनाइटेड नेशन है। सब में बहुत कमजोरियां रही हैं, वो असफल रहा है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी जब बना था तब।
उसी प्रकार ये जो चीज़ें हैं ये कमज़ोर भी होती हैं, ड्रॉबैक भी आते हैं, आलोचना भी होती है, लेकिन इनकी आवश्यकताएं कभी कम नहीं होंगी। भले ही जैसा है कि सेठिया जी ने बताया इसके स्वरूप बदल रहे हैं और बदलेंगे, आने वाले दिनों और बदलेंगे, लेकिन उसकी मूल जो आवश्यकता है जो आदमी महसूस करता है वो आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी आज से 100 साल पहले थी। अविनाश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ी देर पहले हमने सुना पुरुषोत्तम जी तिवारी को, तरुण जी सेठिया को, उसके पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या ये सिर्फ हम लोगों के धर्म में ही होता है या क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, सिख में, सभी में होता है? अल्टीमेटली देखा गया कि अलग अलग रूपों में हर धर्म में होता है। अल्टीमेटली हर धर्म का जो सार है वो प्रेम है, भाईचारा है। एक दो लाइन हमारे साहित्यिक गुरु कविवर शंभू प्रसाद श्रीवास्तव की दो लाइन है, प्रेम हिंसा भाईचारा सब धर्मों का मूल है, हमने सीखा नफरत करना यही हमारी भूल है। तो आज प्रीति सम्मेलन इन्हीं आपसी विचारधारा जो दूरियां बढ़ रही हैं उसको नज़दीक लाने का, प्रेम बढ़ाने का ये सबसे बेहतर तरीका है। बट अभी के दौर में ये भी देखा जा रहा है कि प्रीति से ज़्यादा दिखावा भी आगे बढ़ने लग गया है। पहले होते थे प्रीति सम्मेलन, मेल मिलाप ज़्यादा होते थे, आपसी बातचीत होते थे। आजकल अभी सेठिया जी ने बताया कि 11 व्यंजन से ज़्यादा नहीं रखते थे, आजकल तो पूरा बुफे, ये यहाँ तक कि डीजे वगैरह भी रहने लग गया है। हम कहेंगे कि बच्चों की प्रतिभा को सामने लाएं, क्योंकि ये पारिवारिक मिलन होता है। यदि यहाँ पर हम प्रोफेशनल को जोड़ लेते हैं तो बच्चों को मौका नहीं मिलता है। और जो बोल रहे थे हम कि बच्चे इससे दूर भाग रहे हैं, बच्चों को जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, कौन बोलता दूर भाग रहे हैं? आज जैन श्वेतांबर तेरापंथी में है, माने युवाओं का एक संगठन है, 1-1 लाख ब्लड डोनेशन कैंप एक साथ करते हैं। तो बच्चों में उत्साह है तभी तो, बट उसके स्वरूप को हमको सही ढंग से जोड़ना है। इस दिशा में हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। अविनाश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आप भारत स्काउट एंड गाइड में हैं, वो एक अलग संस्था है इसमें डिसिप्लिन सिखाई जाती है, तो उसमें उस स्काउट एंड गाइड में हमारे युवा पनपते हैं, उनकी प्रतिभाएं पनपती हैं, तो वो आपको इस मामले में क्या उनका गाइडेंस होता है, क्या उनका प्रोग्राम क्या रहता है भारत स्काउट एंड गाइड का? वो मेलजोल की परंपरा को कैसे बढ़ाते हैं आगे? देखिए, अल्टीमेटली जो है संस्कृति, तो चाहे स्काउट गाइड के माध्यम से हो चाहे धर्म के माध्यम से हो, वो हर तरह से संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सिखाया जाता है। आज अपने पैर छू करके प्रणाम करते हैं, तो स्काउट में सैल्यूट देते हैं, मिलिट्री में भी सैल्यूट देते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। ये जो दिवाली होली पे मिलन गोष्ठी रखा जाता है, जैनियों में जो मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, साल भर का जो बैर भाव किसी न किसी कारण से हो जाता है, उस दिन उस गांठ को हम लोग खोल देते हैं। ये एक सुनहरा मौका रहता है कि आपसी भेदभाव को ख़त्म करने का। तो स्काउटिंग में भी वही सिखाया जाता है बच्चों को, छोटे छोटे खेल के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ये चीज़ें हैं, ये आज के युवा को ये ज़रूर ज़्यादा सीखना चाहिए और हम लोगों को भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। आप क्या सुझाव देंगे कि क्या चीज़ें और बढ़ानी चाहिए, इन मेलजोल में क्या चीज़ जोड़नी चाहिए जिससे मेलजोल की परंपरा और सुदृढ़ हो? जैसे अभी सेठिया जी ने कहा ना, युवा पीढ़ी को इस दिशा में जोड़ने के लिए अंतराक्षरी का किए, इसी तरह युवाओं से ही पूछ करके कुछ पुराने कुछ आधुनिकता को जोड़ करके कार्यक्रम किए जाए, युवा पीढ़ी को आगे लाएं, उनको आगे बढ़ा करके करें, तब जाकर के उनकी रुचि बढ़ेगी। आज 5 युवा जुड़ेंगे तो साथ में और 5-5 युवा को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, बच्चों को बोलते हैं सिर्फ आने के लिए, दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए, तो उसमें उनकी रुचि नहीं बनती है, उनको फील्ड में लाना पड़ेगा। अविनाश जी ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही कि बच्चों को सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों को लाना पड़ेगा, यानी उनसे उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, वो प्रतिभागी बने। भले ही बच्चा कैसे हो, हर बच्चे में अपनी टैलेंट होती है,
3 साल के बच्चे में भी टैलेंट होती भी। 3 साल के बच्चे ने कितना चमत्कार दिखाया, अभी मैंने टीवी में देखा कुछ दिन पहले। टैलेंट है उसमें, उससे कम बच्चे में टैलेंट हो। और चलिए वो तो एक बहुत बड़ी टैलेंट थी, लेकिन सामान्य टैलेंट भी होती है, मैंने देखा हर बच्चे में होती है, चाहे किसी परिवार का बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम श्रेणी का हो, हर बच्चे में टैलेंट होती है। लेकिन कुछ बाद में जो टैलेंटेड बच्चे भी धीरे धीरे सुप्त हो जाता है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। कई लोग फर्स्ट, मैं कई बार देखता हूँ, मैं गंगा के पहले स्टेशन से आता था, तो मेरा घर बाग बाजार में था, तो स्टीमर में आता था मैं, बहुत से हवा खाते खाते आते थे और 20 मिनट घर पहुँच जाते थे। तो मैं देखा छोटे छोटे बच्चे और नदी में वो स्टीमर में चढ़े आते थे, वहाँ से छलांग मारते थे गंगा में। तो मैं कहीं देखा कि आज हमारा देश तो स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है। इन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग मिले तो एक से बढ़कर एक स्टीमर हो सकता है। ये तो जो स्टीमर में बैठे तो उनको दिखाते हैं, ये वो बच्चों में एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आता है कि इतने स्टीमर के 2 बड़े देख रहे हैं हमको, तो अगर पूरे दुनिया देखे इनके हुनर को तो इनमें कितना उत्साह आएगा। तो ऐसे टैलेंट में चीन वगैरह में जो स्पोर्ट्स हमको 30 से 25 गोल्ड मेडल आते हैं, तो उनके बच्चों को भी वैसे ही वो सिखाते हैं बचपन से। ट्रेनिंग बचपन में, उसके इंग्लिश में कहावत है कैच देम यंग, जब बच्चा छोटा हो तो उसी को उसको कैच करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको डिसिप्लिन बनाओ, तो बड़ा से बड़ा टैलेंट हो सकता है। दुनिया में आप जितने भी बड़े महान लोग हुए, टैगोर जी आज विश्व कवि हुए, लेकिन उनके बचपन की पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी उन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी आपके बहुत बड़े स्काउट थे वो। तो ये डिसिप्लिन में भी बच्चे को शुरू से, मैं देखता हूँ आजकल हम घरों में देखता हूँ। एक बार मुझे याद है, मैं एक कोई चीज़ कागज़ का टुकड़ा था, मैं फेंक रहा था खिड़की से, तो मेरे ग्रैंड डॉटर ने मेरे हाथ पकड़ लिया। दादू क्या कर रहे हैं आप ऐसे मत फेंक, डस्टबिन में फेंकिए। ये जो डिसिप्लिन है ये हमको हमारे बच्चे ने सिखाई, वरना हम लोग भी इतने बड़ी उम्र के भी हम लोग कोई कड़ा हुआ फेंक दिया, जहाँ मिली कुछ वहाँ रख दिया, फेंक दिया, हम लोग भी करते हैं। अरे कुछ लोग तो पान की पीप फेंकते रहते हैं। तो ये गंदी चीज़ हम लोग भी करते हैं। बच्चे हमको, उनको वो ट्रेनिंग स्कूल से मिली है, तो बच्चा भी सिखा सकता है आपको, बुरा नहीं माने। कई बार तो अरे छोटा बच्चा हमको सिखाओगे, तुम हमको सिखाओगे क्या करना चाहिए, हम इतने उम्रदार आदमी हैं, हमको तुम सिखाओगे, ऐसा नहीं है। एक छोटा बच्चा एक बूढ़ा आदमी को भी अंगली पकड़ के बच्चा चलाता है, और जब बच्चा हम चलाता है तो बाद में वही बच्चा बुढ़ापे में हमारे काम आता है वो। तो डिसिप्लिन या अनुशासन या इस प्रकार का प्रशिक्षण ये किसी भी उम्र में आप दे सकते हैं। ये भी नहीं कि ज़्यादा उम्र हो जाए तो हम कोई नई चीज़ सीख नहीं सकते। लोगों ने बड़ी उम्र में भी चीज़ें सीखी हैं। तो ये अगर चीज़ को सकारात्मक संबंध हो जाए तो परिवार में परिवर्तन आता है। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा से। डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा, आपके साथ कई बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप प्राध्यापिका हैं, और ब्राह्मण समाज जो हम उनको बड़ा सम्मान देते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मण समाज को, एक हम लोग की प्रवृत्ति रही है। दूसरा आप हाउसवाइफ भी हैं, गृहस्थ महिला भी हैं, परिवारों में क्या होता है आप समझती हैं, देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। तो आप कैसे समझते, कैसे बच्चे जो है परिवारों में जो बिहेव करते हैं अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ में, कैसे इन मेलजोल की परंपराओं को, क्या सार्थकता उनकी, क्या महत्व इनका, और क्यों होना चाहिए? डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा। नमस्कार निवर जी, बहुत अच्छा विषय है। मेलजोल के बहाने हम लोग कितनी बातें सीखने यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं, और इसके माध्यम से हम और आगे बढ़ते हैं। और यही जो संवाद की प्रक्रिया है वही हमारे जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ाती है। और जहाँ तक सम्मेलनों की बात है तो बहुत से सम्मेलन हैं, धार्मिक सम्मेलन होते हैं, साहित्यिक सम्मेलन होते हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, आध्यात्मिक हैं और सांस्कृतिक हैं, और लोक उत्सव की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। तो सबका उद्देश्य यही है। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, सामानी व आकुति ही समाना हृदयानिव समान वस्तु वो मने यथा वह सुसहायति। तो ये कहा गया है कि सबके लिए, सबके मन में, सबके कल्याण के लिए और सबके लिए ये भावना आनी चाहिए कि हम सबका कल्याण करें
और एक आनंद की भावना रखें और सबका दुख नाश हो और सुख समृद्धि वृद्धि हमारे समाज में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे समुदाय में आए। तो ये हमारे आदिकाल से चली आ रही है ये भावना। हमारा देश जो है विविधताओं का है, जैसा सभी ने कहा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे अंदर है। और कहा भी गया है वसुधैव कुटुंबकम, हम यहीं तक सीमित नहीं है, हम विश्व तक सीमित हैं। तो ये जो हमारा मेल मिलाप का कार्यक्रम होता है, और मैं ब्राह्मण समाज से जुड़ी हूँ, तो ब्राह्मण जो संघ है, फिर पारिक संघ, राजस्थान ब्राह्मण संघ यहाँ पर है, पारिक समाज है, विप्र फाउंडेशन है, खांडल है, महिलाओं के लिए अलग से स्वयं सिद्धा भी है, दाधीज परिषद है और महिला परिषद भी है उसमें। तो हम जिन महिलाओं को घर में ही उनका वो था, वो आगे बढ़ी हैं, बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े हैं। जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हम समुदाय के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ दीपावली प्रीत सम्मेलन होता है, तो उसमें हम लोग केवल खाने पीने का कार्यक्रम नहीं रहता है, लेकिन यह भी जरूरी है। तो वहाँ पर बच्चों के लिए मेहंदी की प्रतियोगिता रहती है, चित्रकारी की प्रतियोगिता रहती है, और नृत्य की रहती है, गीत की रहती है। तो सामूहिक रूप से जो है महिलाएं भी करती हैं। जो महिलाएं कभी कुछ करती नहीं थी, घर में ही उनको एकदम बंद रहती थी, घूंघट में रहती थी, वो आज आगे आ रही हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही हैं। तो ये मेल मिलाप का परिणाम है कि वो आज यहाँ तक पहुँच गई हैं, आहार के बारे में सुन रही हैं। अब आज की जो पीढ़ी आ रही है, वो तो देखिए वो पढ़ी लिखी हो रही है, साथ साथ उनमें सोशल मीडिया, जैसे तिवारी जी ने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मैं देखती हूँ सोशल मीडिया भी जरूरी है, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है। समय से अगर हम पिछड़ जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और आज एआई का भी जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ रहा है, जेपीटी का जमाना आ रहा है, तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और युवा शक्ति जो है वो अपने ढंग से वो आगे बढ़ रही है, उनकी प्रतिभाओं को हमारा समाज सामने लाता है और एक ऐसा मंच देता है। ये प्रीति सम्मेलन जो है वह आदान प्रदान, अपने भावनाओं का, अपने विचारों का, अपनी प्रतिभाओं का आदान प्रदान करता है और मंच प्रदान करता है। साथ ही साथ शिक्षा के लिए जो हमारे समुदाय में गरीब हैं, जो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी वो शिक्षा के लिए लोन देते हैं। उसके बाद सभा भवन बनाना, उसका नवीनीकरण करना। हम इस शहर में रह रहे हैं, तो शहर के हिसाब से जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। अब हमारे ब्राह्मण समाज में बनवारी लाल सोती जी हैं, सुशील ओझा जी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं विश्व के स्तर पर भी अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। और अपने जो संस्कृति है, संस्कार हैं, उनको आगे बढ़ाना हमारा धर्म है और ये एक मनुष्यता की निशानी है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो बुराई का ही हमें अंत करना है, अत्याचार का अंत करना है, और जो भ्रष्टाचार है उसका अंत करना है। और हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है, भारतीय अध्यात्म रहा है, भारतीय शास्त्र रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, प्रेम और सौहार्द और भाईचारा। तो हमें यही सिखाया जा रहा है। ये बात अलग है कि आज आधुनिक समाज में हम लोग कई दिग्भ्रमित भी हो गए हैं, तो हमें उसका ख्याल रखना है। और हमारे जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर भी गुजराती समाज है। मैं भवानीपुर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो गुजराती समाज में जैसे हमारी अपनी भाषा पर हम ज़्यादा जोर दें। गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं, मारवाड़ी लोग मारवाड़ी में बोलते हैं, बंगाली लोग बंगाली में बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी जो हैं, जो भी हमारे और लोग हैं, वो लोग अपनी भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि भाषा के द्वारा हम आगे बढ़ें। तो जैसे हमारा राजस्थान के जितनी भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, वो राजस्थानी में बात करें, वो लोग भी हिंदी में बात करते हैं। तो इसलिए हम अपनी भाषा को भी भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो समाज है
वो कई शिक्षा का प्रचार है, शिक्षा का आगमन है, तो इस पर हम लोग देखते हैं कई सारी बातें होती हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम आगे बढ़ाएं तो पूरे विश्व तक उसकी बात जाती है। डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा ने कहा कि संवाद की जो प्रक्रिया है उसी का एक हिस्सा होता है मेलजोल की परंपरा। यहाँ संवाद होता है, मिलना जुलना माने सिर्फ नमस्ते और अभिवादन नहीं होता है, उसमें मिलना जुलना में बैठ के बात करते आदमी, सुख दुख की बातें होती हैं, एक संवाद होता है, कई चीज़ें हम बताते हैं, कई चीज़ें सुनते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमेशा भले इसका स्वरूप बदल जाए, ये एक शाश्वत चीज़ें होगी हमेशा। उन्होंने ऋग्वेद का भी उदाहरण दिया, उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः कहा। ये जब तक हमारे मन में नहीं होगा, हम जब तक अंदर से नहीं सोचेंगे सर्वे भवन्तु निरामयः, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति प्रसन्न हो, निरामय हो, निरोग हो, ये जब तक हमारे मन में भावना नहीं आएगी तब तक मेलजुल से भी कुछ नहीं होगा। ये मेलजुल भी इसलिए हम करते हैं कि हमारी ये मन में भावना है, हम चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ रहें और बाकी दुनिया भी स्वस्थ रहे, इसी भावना के कारण ये मेलजुल की परंपराएं चलती हैं। और उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की और मैं हम उनसे उम्मीद भी करते थे कि देखिए महिलाओं में भी जो परिवर्तन आए हैं पिछले 50 साल में, 40 साल में, ये भी इस मेलजुल की परिवर्तन, मेलजुल का ही एक हिस्सा है, उसी का ही एक माने कल्मिनेशन है उसका, उसी की आवृत्ति है ये। तो जब आदमी मिलना जुलना जाएगा, महिलाएं भी मिलेंगी, पुरुष भी मिलेंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा भी होती है, महिलाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती है, पुरुष से भी होती है। भाई एक व्यक्ति काम कर सकता है, पुरुष कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते उसको। ये प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन, एक स्वस्थ परंपरा भी शुरू होती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण, आज समाज में जो परिवर्तन आए हैं, खासकर उस परिवर्तन का कारण, सबसे बड़ा जो नंबर 1 कारण है कि महिलाएं पहले से पढ़ी लिखी हैं, अभी वो सामाजिक परिवर्तन में भाग लेती है, सांस्कृतिक परिवर्तन में का हिस्सा बन गई है, इसलिए परिवर्तन है। तो ये जो जैसे जैसे होता है वैसे करेंगे हम लोग। और पहले मिलने जुलना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मिलते जुलते थे, फिर उसमें थोड़ा सा आया कि भाई नीरस हो गया मिलना जुलना, तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़े गए, अंताक्षरी जोड़ी गई, उसका और कुछ जोड़े गए, अलग अलग आदमी इन्वेंट करता है कि अब आज हम ये इस बार करेंगे, ऐसा करेंगे, उससे अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। महिलाएं भी करती हैं, पहले महिलाएं हिचकती जानती भी तो पुरुषों के सामने नहीं खोलती, अब महिलाएं भी प्रोग्राम करती हैं, पहल भी करती हैं, इनिशिएटिव भी लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ है, ये उसी पर उसकी देन है। ये आधुनिक समाज में दिग्भ्रम भी हुए हैं लोग। अब AI का समय आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी जो चुनौतियां हैं, जो आधुनिकता की चुनौतियां हैं, इससे पीछे हटने की बजाय हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और ये तभी स्वीकार कर सकते हैं जब हमारे मेलजुल की परंपराएं बनी रहें और आगे बढ़ें। इसलिए उन्हें एक व्यापक अर्थ बताया डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा ने, एक व्यापक अर्थ है। उन्होंने कहा मैं जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ वो एक गुजराती कॉलेज है, वो गुजरातियों के लिए बनाई गई थी। अब सब सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, मुस्लिम माने विभिन्न धर्मों के भी आपके लोग पढ़ते हैं, मुस्लिम लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, विभिन्न जाति के बच्चे पढ़ते हैं। एक पूरा एक दुनिया हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारी समाज में सांस्कृतिक उत्थान होता है, वैचारिक उत्थान होता है। इन सब का स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से इस विषय पर बातचीत की। इसके कुछ और भी बिंदु हैं, इसके कुछ और भी पहलू हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे अगले दौर में। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें त्योहारों के बाद मेलजोल की परंपरा, और आइए हम फिर से हमारी उन चारों प्रतिभाओं से एक दो बिंदु पर बातचीत करेंगे। आइए पहले तिवारी जी, आपका फिर से स्वागत है। हम एक बात आपसे जोड़ना चाहेंगे कि ये जो मिलने जुलने की बात है तो हो गई है, मानव स्वभाव है, चाहे कम आए कोई बेसी आए, कोई पार्टिसिपेट करे, यूथ करते हैं। मैं तो गया हूँ कई जगह, यूथ भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल एक अजीब तरह की अपने आप को बड़ा दिखाने की करने की, अब वो कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्टों को लाने लग गए।
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने टैलेंट हों, यही तो पारिवारिक तो एक मंच है जहाँ हर बच्चा अपनी टैलेंट दिखा सकता है। अब उसमें जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट आने लगे, अब किसी को पैसा दे करके आपने उसको एक गायक को रख लिया और वो 1-1.5 घंटा गाना गाने लगा, ये जो प्रवृत्ति है ये कहाँ उचित है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है? तिवारी जी। नहीं, जो नए आर्टिस्ट को बुला करके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं, मैं इसके खिलाफ। मैं चाहता हूं कि जो समाज इस तरह से के प्रेस सम्मेलन का आयोजन करता है, जैसे अभी दिवाली बीती, अगर दिवाली पर कोई सामाजिक संस्था कार्यक्रम करना चाहती है तो अपने समाज के बच्चों से ये पूछे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके क्या कारण है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, और इस पर आधारित कथा, कहानी, पेंटिंग की प्रतियोगिताएं या नाट्य प्रतियोगिताएं, गीत प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो नई पीढ़ी है, विशेषकर जो बच्चे हैं, हमारी परंपरा और हमारे पर्व से क्या जुड़ेंगे। जो समाज या व्यक्ति अपनी परंपरा, अपना समाज से कट जाता है, उसका अस्तित्व कट जाता है। मैं मानता हूं कि प्रेस सम्मेलनों का आयोजन एक जलते दीपक की तरह है। एक जलता दीपक ला के वो बुझे हुए दीपक को जला सकता है। तो मेरा मानना है कि प्रेस सम्मेलन का आयोजन हमारी जो परंपराएं हैं या सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो नई पीढ़ी अनजान होती जा रही है, उसे जानने लगेगी। और मेरा विश्वास है कि जब तक हम हैं, प्रेस सम्मेलनों की प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि ये हमारी विरासत, हमारे मूल्यों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आइए बात करते हैं तरुण सेठी। तरुण सेठी जी, हमने बच्चों की बात की, टैलेंट की, लेकिन एक बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, बल्कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम मिलें। तो बड़े जो उम्र के लोग हैं उनके लिए कोई सोचता नहीं है कि उनको कैसे उसमें उसका हिस्सा बनाया जाए। क्या सुझाव देंगे आप तरुण सेठी जी? नहीं, मेरा जो विचार है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, उनका तो एक इंटरेस्ट हमेशा रहता ही है कि कोई आयोजन हो तो हम मिलें जुलें, आपसी मिलने मेल जोल में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो मान लीजिए रिटायर्ड हैं या घर में रहते हैं, तो उनके लिए घर से निकलने का और मिलने जुलने का वो एक माध्यम है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो युवा पीढ़ी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्लस मैं ये सोचता हूँ कि अभी हम लोग जो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, शहरी हमारी जीवन शैली है, हम अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो उसके लिए इन प्रोग्राम्स का बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा पुश्तैनी गांव सुजानगढ़ है। तो सुजानगढ़ के हमारे युवाओं ने चिंतन किया कि हमारे जो प्रवासी लोग हैं वो हमारे गांव से दूर हो रहे हैं, उनको कैसे गांव के साथ जोड़ा जाए। तो उन्होंने कुछ 5-6 साल पहले शुरू किया, वहाँ पे होली प्रीति सम्मेलन व्यापक रूप से आयोजित करने का कार्यक्रम किया सुजानगढ़ में। तो और उनके प्रयासों से हजारों की संख्या में हमारे वहाँ पर भाई बहन पहुँच गए और एक आपस में एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग मातृभूमि से जुड़ गए। तो एक मातृभूमि से जुड़ाव का, संस्कारों से जुड़ाव का, संस्कृति से जुड़ाव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा इन पंक्तियों में कि हर दिन बदल रही जमाने की तस्वीर, हम क्यों बने रहें लकीर के फकीर। आवश्यक है कि हम आपस में मिले जुले, लेकिन परिवर्तन के द्वार सदा रखें खुले। ऊर्जा और चिंतन का करें उपयोग और आगे बढ़े समाज ले सबका सहयोग। तरुण सेठी जी ने बहुत ही सकारात्मक बात बताई। उनके जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका तो एक स्वाभाविक इंटरेस्ट होता ही है, लेकिन इसमें युवकों की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको तैयार करना है हमको। और इसमें बुजुर्गों का जो मैंने पूछा, तो उनके बुजुर्गों की एक भूमिका ये भी हो सकता है कि वो अपने से कम उम्र के या बहुत जो है उनको तैयार करें, उनको बताएं, मार्गदर्शन करें। सेठी जी का कहना ये है। आइए हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं त्योहारों के बाद मेलजोल की परंपरा। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री पुरुषोत्तम तिवारी और उसके बाद श्री तरुण सेठिया ने कुछ बिंदुओं जो मैंने सवाल उठाए उन पर बात की। आइए हम बात करते हैं अविनाश कुमार गुप्ता जी से।
अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कई कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई थी। आपने बताया था कि धर्म का सार भी आपने बताया। तो अब ये बताइए कि ये जो हमारी परंपराएं हैं, अब जैसे इनका पुरुषोत्तम जी का कहना है कि हम लोगों को बताएं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली के पीछे क्या कहानियां हैं। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हम अपने आप को उन पुरानी चीज़ों से ही क्यों जोड़ के रखें। अब नई बहुत दुनिया कहीं कहीं जा रही है, विज्ञान बढ़ रहा है आगे, समाज बढ़ रहा है, नए आविष्कार हो रहे हैं, उनके बारे में बताएं, क्या सजेशन करेंगे आप? पुरुषोत्तम जी ने जो बताया बहुत सही है। क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसी से जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे देश में जितने भी पर्व त्योहार हैं धर्म के रूप में मनाते हैं, लेकिन हर किसी के पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ रहता है। आज दिवाली भी जो है वो विज्ञान छिपा हुआ रहता है। हम कहते हैं कि अंधकार प्रकाश पर्व है ये, तो प्रकाश अपने दिया जलाते हैं, ठीक है, दिया बाहर में जलाते हैं, लेकिन अंदर में जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको कैसे दूर करें। सही बात है। इस चीज को भी हमें समाज के सामने लाना है। इससे आपस का भाई, छोटी छोटी बातों पर हम लोग भाई भाई से बात नहीं करते हैं। यह एक अंधकार का प्रतीक है। यदि इस दूरी को हम मिटा सकते हैं इस माने मिलन समारोह के माध्यम से, इसके माध्यम से, तो अंधकार से प्रकाश की ओर का ये सशक्त उदाहरण हो सकता है। आइए डॉक्टर सुधा मिश्रा से मैं एक सवाल करूंगा। सुधा जी, मैं आपसे ये प्रश्न है हमारा, अभी हमने सामाजिक चर्चा की, सांस्कृतिक चर्चा की, और महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है बातचीत की। अब मैं एक आपके सामने सवाल करूँ। आप बहुत ही, आपने कई धार्मिक जातीय संगठनों की बात की, जो राजस्थान ब्राह्मण के, प्रवासी के ब्राह्मणों का संगठन है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि महिला, मैंने देखा जितनी संस्थाएँ हैं, मैंने इस पर अध्ययन भी किया, मैंने इस पर शोध भी किया है, उनके जो बनती है, कमेटियाँ बनती हैं संचालन के लिए, उसमें मुश्किल से कोई एक आध महिला होती है। ज़्यादातर समाज के तो महिला है ही नहीं, या 30, 40, 45 की अगर कमेटी है, उसमें कोई बहुत एक हुआ तो एक आध महिला होती है। तो ये अलग अलग स्वरूप क्यों है? एक तरफ तो चाहते हैं सामाजिक भूमिका बढ़नी चाहिए, एक तरफ है आज मॉरल सोसाइटी इतनी बड़ी संस्था, उसमें कमेटी में महिलाएं शायद 1-2 हैं। आज विश्वनाथ हॉस्पिटल है, उसकी कमेटी में कितनी महिलाएं हैं? आज जैन समाज का संगठन है, उनमें कितनी महिलाएं हैं? आज आपके ब्राह्मण समाज के संगठन में कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं तो बहुत कम है, हमने देखा। उस पर मैंने एक आर्टिकल भी तैयार किया था, मैंने इसको शोध किया था कि आज हम पार्लियामेंट में बोलते हैं कि 33% महिलाओं को मिलनी चाहिए जगह। म्यूनिसिपैलिटी में हो गई शुरू, पंचायत में शुरू हो गया है, पंचायत में हो गई, म्यूनिसिपैलिटी में हो गई है। सामाजिक संस्थाओं में कब होगा कि भाई जब महिलाएं सामाजिक संस्थाओं के अंदर कमेटियों में नहीं रहेंगी, उनका दायित्व नहीं रहेगा, तो बढ़ेंगी कैसे आगे? डॉक्टर वसुंधरा, इस चुनौती को बहुत संक्षेप में जवाब चाहता हूँ आपसे। पुरुष सत्तात्मक समाज रहा है हमारा, लेकिन इसके बावजूद भी पुरुषों का काम जो है महिलाओं के बिना नहीं चलेगा, ये भी तय है। तो पोस्ट पे आने का जहाँ तक सवाल है, हमारे राजस्थान ब्राह्मण संघ में अभी जो अध्यक्ष हैं वो महिला दुर्गा व्यास जी हैं। तो प्रतिभा भी होनी जरूरी है, और वहाँ पे 4-5 महिलाएं जो हैं वो हैं हमारे संस्था में हैं, और वो अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जितना समय देना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी भी है, संस्था जो है वो तो कोई ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से चल रही है, और उसको चलाने वाले जो हैं अध्यक्ष हैं और कुछ सेक्रेटरी और जो उनका पद होता है, तो उस हिसाब से जो उनकी समिति है उसके अंदर बहुत सी महिलाएं हैं। और मैं ये भी कहूंगी नेवर जी कि हमारे यहाँ जो है व्यावसायिक दृष्टि से भी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, और वो संस्था का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे मतलब आप शिक्षा क्षेत्र में वो अपना दे रही हैं, बहुत सारा योगदान दे रही हैं, चाहे अर्थ से दें, चाहे कर्म अपने व्यवसाय की दृष्टि से दें। मेहंदी वगैरह का है काम, राजस्थान में मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, तो मेहंदी की जो बहुत सारे हैं, फिर पापड़, अचार, चटनी और ये सब का अलग उनका चलता रहता है महिलाओं का। तो वो अपना व्यवसाय भी कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ, पुरुष जितनी भी यहाँ संस्थाएं हैं और संस्थाओं में मैं देखती हूँ कि वहाँ पर
महिलाओं का नाम भी नहीं लिया जाता है, उनको जो है पुरस्कृत भी नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, लेकिन अभी उसमें परिवर्तन आ रहा है। मैं यही कहूंगी कि अब ये छोटे छोटे जो दीप हैं हमारे, वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे महिलाएं हों, ये जो हाशिए पर थे वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उसमें यही पंक्तियां मेरी हैं, मैं छोटा सा दीप हूँ, मिल जाऊंगा फिर मिट्टी में, पर उजाला करके, अंधेरों को खाक करके, इश्क की चाहत में मैंने तुमको चाहा था, नफरत की आंधी को स्नेह से जलाया था। मैं छोटा सा दीप हूँ और फिर मिल जाऊंगा फिर मिट्टी में। तो मैं इन पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगी कि समाज में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। अब वर्षों का जो पुरुष सत्तात्मक समाज है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, क्योंकि जो अभी जो पीढ़ी आ रही है उसे पता है कि महिलाओं के बिना तो चलेगा नहीं, और उनका योगदान जरूरी है। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे अब आप विश्व में भी देखिए जो है महिलाएं बहुत आगे हैं, तो वहाँ का भी प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। और राजनीति में भी महिलाएं आए, इसके लिए भी उनको चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। जिस महिला में वो होगा वो जरूर आएंगी। धन्यवाद। त्योहारों के बाद मेलजोल की परंपरा, इस बहुत ही व्यापक सामाजिक विषय पर हमने बातचीत की। हमने इसके सब पहलुओं पर बातचीत की। ये मेलजोल की परंपरा सिर्फ मेलजोल के लिए है या इसका और कोई सात्विक उद्देश्य है, कैसे इसको सार्थक किया जाए, इसका व्यापक क्षेत्र है, इसके व्यापक संभावनाएं हैं, इन पर भी, संभावनाओं पर भी हमने बातचीत की। और कई अलग अलग इसके पहलू हैं, उन पर भी बातचीत की हमने। युवाओं को मिलना चाहिए, बच्चों को कैसे आगे आना चाहिए, महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। आज महिलाओं की जो आपने खुद ही कहा पुरुषों की सत्ता है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं आपकी संस्था में, एक अपवाद है कि आपकी जो ब्राह्मण समाज की संस्था है उसमें अध्यक्ष महिलाएं हैं। बच्चे नॉर्मली किसी संस्था में अध्यक्ष होती नहीं, अभी एक आध जगह हुई है, लेकिन अपवाद से पूरा सिनेरियो नहीं चेंज होता है। कुल मिलाकर के बहुत कम मैंने कई जगह देखा हमने, वहाँ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात तो करेंगे, महिलाओं की भूमिका को भी सराहेंगे, लेकिन उन संस्थाओं में महिलाएं को एकाध है या है नहीं के बराबर है। तो एक हमारे में विषमता है, एक माने हमारा कहना और एक्चुअली जो होता है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इनको भी हमको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दो पहिए का मामला नहीं है। ये पूरे समाज को, जब तक दोनों पुरुष और महिला समाज दोनों मिल करके अपने दायित्व को बांट करके या एक कंधा से कंधा मिला करके काम जब तक नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमने त्योहारों के बाद मेलजोल की परंपरा को बड़े व्यापक अर्थ में हमने बातचीत की है, और इस तरह के विषयों पर बहुत कम बातें होती हैं समाज के अंदर बैठ करके। ये मेरी अपनी अनुभव है कि बहुत कम लोग हैं इस बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं। हम बहुत आभारी हैं श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी के, श्री तरुण सेठिया जी के, श्री अविनाश कुमार गुप्ता जी के और डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा के, जिन्होंने इस बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की, कई बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।